मोदी मंत्रिमंडल में किन चेहरों को मिलेगी जगह, कैसे साधे जाएंगे जातीय समीकरण और सबसे बड़े राज्य उत्तर प्रदेश में क्या है संभावनाएं, इसी पर लगातार आपको एक एक डिटेल हम बता रहे हैं। मेरे सहयोगी लगातार हमारे साथ हैं। देवेंद्र पाराशर, उत्तर प्रदेश की बात कर रहे हैं जहां लोकसभा चुनाव के नतीजों में भारतीय जनता पार्टी को सबसे बड़ा झटका लगा है और समाजवादी पार्टी और कांग्रेस के अलायंस के सामने बीजेपी की करारी हार हुई। अब इस बात की चर्चा है कि जातीय समीकरण को साधने के लिए इस बार बीजेपी यूपी से किसे और कितने मंत्री बनाने जा रही है। यूपी में जनता को साधने के लिए बीजेपी ने क्या फॉर्मूला तैयार किया है। सबसे पहले आपको यूपी से इस बार जीते बीजेपी सांसदों की डिटेल बताते हैं और उन पर चर्चा करेंगे कि किसके लिए क्या संभावनाएं हैं। कंवर सिंह तंवर अमरोहा से जीते, अरुण गोविल मेरठ से, अतुल गर्ग गाजियाबाद से, महेश शर्मा गौतम बुद्ध नगर से, भोला सिंह बुलंदशहर, सतीश गौतम अलीगढ़, अनूप प्रधान वाल्मीकि हाथरस से जीते, हेमा मालिनी मथुरा से, एसपी सिंह बघेल आगरा से, राजकुमार चाहर जाटफेस हैं, फतेहपुर सीकरी से जीते, छत्रपाल सिंह गंगवार बरेली से, जितिन प्रसाद पीलीभीत से, अरुण कुमार सागर शाहजहांपुर से, जयप्रकाश हरदोई से जीते हैं, अशोक रावत मिश्रिक से, साक्षी महाराज उन्नाव से चुनाव जीते हैं। तो देखिए, इन्हीं चेहरों में से चयन होना है और इन चेहरों में से किस किस का चयन हो सकता है, किसे जगह मिल सकती है, ये हम लगातार आपको बता रहे हैं। अभी जो चेहरे आपको नजर आ रहे हैं देवेंद्र, अगर कहीं किसमें से चयन करना हो तो किसे चयन किया जाएगा, किन चेहरों के पर हम मुस्कुराहट देखेंगे मंत्री बनने की? शुरू से देखें तो कंवर सिंह तंवर की थोड़ी संभावना हो सकती है। अरुण गोविल अतुल गर्ग की संभावना नजर नहीं आ रही मुझे। महेश शर्मा पे भी मुझे बहुत डाउट है, संभावना नजर नहीं है। इनकी संभावना क्यों नहीं है अरुण गोविल और अतुल गर्ग की? दोनों वैश्य समुदाय से आते हैं और उस लिहाज से मुझे लगता नहीं कि इसमें मंत्रिमंडल में इस जोन से वैश्य समुदाय को जगह दी जाएगी, तो इसकी संभावना मुझे बिल्कुल नजर नहीं आ रही है। महेश शर्मा नजर नहीं, भोला सिंह संभव हो सकते हैं। बड़ी जीत से जीते महेश शर्मा बड़े मार्जिन से जीते हैं, लेकिन एक बार मंत्री रहने के बाद जब हटाए गए, उसके बाद जब एक्सपेंशन हुआ इनको जगह नहीं मिली है। उस लिहाज से उस पैटर्न को समझते हुए अगर मैं कहूँ तो उस आधार पर सतीश गौतम पार्लियामेंट में इनकी एक्टिविटी बढ़ेगी, व्हिप वगैरह सहयोगी व्हिप वगैरह के तौर पर इनकी भूमिका हो सकती है। मंत्रिमंडल में जगह इनकी नज़र नहीं आ रही है मुझे। जितिन प्रसाद ज़रूर बहुत ज़्यादा संभावित नज़र आ रहे हैं मंत्रिमंडल के हिसाब से, ब्राह्मण कोटे के हिसाब से। छत्रपाल सिंह गंगवार कास्ट के हिसाब से संभव है, पहली बार अलग जीते हैं, लेकिन आमतौर पे उस जोन में कुर्मी को, संतोष गंगवार को आपने देखा होगा कि बार बार उनको मंत्रिमंडल में जगह दी जाती थी। राजकुमार चाहर जो कि जाट फेस हैं, हालांकि इस बार क्षत्रियों की नाराजगी का बड़ा इनको असर झेलना पड़ा है। पिछली बार बड़े मार्जिन से जीत हुई थी, इस बार मार्जिन बहुत छोटी है, लेकिन जाट चेहरे के तौर पर एक संभावित हो सकते हैं कि अगर आप आरएलडी के जाट को एक मंत्री बनाएंगे तो अब बीजेपी भी चाहेगी कि अपना एक जाट हमारे पास रहे, उस हिसाब से ये संभावित हो सकते हैं। किसान मोर्चा के राष्ट्रीय अध्यक्ष रहे हैं, उसमें भी परफॉर्मेंस ठीक रहा है। एसपी सिंह बघेल पिछले सरकार में भी मंत्री थे, बड़े मार्जिन से जीत के आए, ये मंत्री हो सकते हैं। हेमा मालिनी की मुझे कोई संभावना नजर नहीं आती। अनूप प्रधान वाल्मीकि जो हाथरस से जीते हैं, दलित कम्युनिटी के हैं, उनकी संभावना नजर आ रही है क्योंकि राज्य सरकार में भी उनको मंत्री बनाया गया था। इसका मतलब पार्टी के नेताओं का आशीर्वाद उनके पास ऑलरेडी है, उसकी मंत्री रहते हुए उनको चुनाव भी लड़ाया गया है, जीत कर भी आ गया, तो संभव है कि उनको इस चेहरे के तौर पर इस्तेमाल किया जा सकता है। साक्षी महाराज की संभावना मुझे इस लिहाज से नज़र नहीं आती कि कास्ट बेहतर है, लोध कम्युनिटी से हैं, बेहतर इन द सेंस कि उस पैमाने पे फिट होने वाले, बार बार जीतते आ रहे हैं, 14-19 उसमें भी फिट हैं, लेकिन पता नहीं कब क्या बोल दें, उस लिहाज से एक बचाव वाली कोशिश रहेगी। अशोक रावत, जयप्रकाश और अरुण कुमार सागर, इन तीनों के बारे में पार्टी के बड़े नेताओं से मैंने कोई ऐसी बात नहीं सुनी जिससे ये लगे कि हाँ उनके नाम पे प्रमुखता से विचार किया जा सकता है। अगर कोई इनमें से कोई नाम आया तो सरप्राइज के तौर पे ही सामने आया। अच्छा, उत्तर प्रदेश में आपको जातियां भी साधनी है और आपको रीजन भी साधने हैं। आपको ये देखना है कि वेस्टर्न यूपी में भी प्रतिनिधित्व रहे, आपको देखना है कि आप पूर्वांचल और अवध से क्या दे रहे हैं, बुंदेलखंड से क्या दे रहे हैं, उन सब पर भी चर्चा होगी। कुछ और नाम भी आ गए और अब देखिए राज्य मंत्रियों में ज्यादातर प्राची वही होंगे कि जातियों और रीजन के हिसाब से उनमें परफॉर्मेंस बहुत बढ़िया मायने नहीं रखता। राज्य मंत्री आमतौर पर रीजन और जाति को प्रतिनिधित्व देने वाले, और बड़े नेताओं से आपके इक्वेशन कैसे हैं यूपी में तो बड़ा फर्क पड़ता है कि किस नेता के आप कितने करीबी हैं, उसके हिसाब से मिलता है मौका। ऊपर फिर बड़े नाम में अगर देखें तो राजनाथ सिंह लखनऊ से तय है एकदम से, इस पे तो कोई कंफ्यूजन है नहीं, कोई कंफ्यूजन नहीं, कोई चर्चा भी नहीं। मुकेश राजपूत फर्रुखाबाद इस बार वो हो सकते हैं लोध कम्युनिटी के। रमेश अवस्थी कानपुर, दूर दूर तक कोई ऐसी संभावना नजर नहीं आ रही मुझे। देवेंद्र सिंह अकबरपुर, कोई संभावना नजर नहीं आ रही। अनुराग शर्मा झांसी बिजनेस कम्युनिटी से रहे हैं, इस बार भी जीत के हैं दूसरी बार, लेकिन मुझे संभावना नजर नहीं आ रही है, ब्राह्मण से हैं।
प्रवीण पटेल फूलपुर, इनमें भी संभावना कम है। रवि किशन गोरखपुर बिल्कुल संभावना नहीं। पंकज चौधरी महाराजगंज कुर्मी कम्युनिटी के हैं, बार बार जीतते आ रहे हैं, पिछली सरकार में भी वित्त राज्य मंत्री थे। हालांकि इनका एक्सपर्टाइज जो है वो फाइनेंशियल मैटर्स में नहीं रहा है, लेकिन क्योंकि जनाधार बहुत अच्छा रहा है तो उस रीजन से इनको मंत्री बनाया गया था बाद के एक्सपेंशन में। जगदम्बिका पाल डुमरियागंज ठाकुर कमेटी के हैं, कोई संभावना नजर नहीं आ रही है। कीर्तिवर्धन सिंह गोंडा संभावना नहीं। करण भूषण सिंह कैसरगंज बिल्कुल संभावना नहीं। आनंद कुमार बहराइच संभावना नहीं। विजय कुमार दुबे कुशीनगर संभावना नहीं। शशांक मणि त्रिपाठी देवरिया बहुत ज़्यादा संभावना अपने प्रोफाइल के आधार पे, आईटी बैकग्राउंड और स्टार्टअप्स वगैरह में जो इन्होंने काम किया है, तो समझा जा सकता है कि उस एक्सपर्टाइज के आधार पर शायद इनको राज्य मंत्री के तौर पे आजमाया जा सकता है। ब्राह्मण कम्युनिटी के हैं, 2 ब्राह्मण तो यूपी में बीजेपी रखना ही चाहेगी। कमलेश पासवान बांसगांव संभावना नहीं, हालांकि बार बार जीतते आ रहे हैं, बावजूद इसके इनकी संभावना मुझे नज़र नहीं आती, क्योंकि कभी भी मंत्रिमंडल में जब शॉर्टलिस्ट किया जा रहा था तो कभी मैंने इनका नाम वहाँ सुना नहीं। विनोद कुमार बिंद कम्युनिटी के होने के चलते इनको जगह मिल सकती है भदोही में पूर्वांचल के चेहरे के तौर पे। तो देखिए, कास्ट वाइज आप देख रहे हैं, एक और कास्ट जिसकी चर्चा हमें कर लेनी जरूरी है वो राजपूत फैक्टर भी है। अलायंस पर बात करेंगे, लेकिन एक कमेंट राजपूत फैक्टर पर भी बता दीजिए। बड़ा नुकसान बीजेपी को इस बार उठाना पड़ा राजपूत की नाराजगी से, उसे भी मैनेज किया जाएगा? ये बीजेपी के लिहाज से अगर आप देखें तो बहुत विचित्र स्थिति है कि राजपूतों के जो 2 सबसे बड़े चेहरे बीजेपी में हो सकते हैं वो दोनों यूपी से ही हैं। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह के नाम भी रख दिए हमने। हाँ, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ। योगी आदित्यनाथ तो आमतौर पर संत पे जात होती नहीं थी, लेकिन खुद ही बताते हैं कि वो बहुत प्राउड करते हैं जात के हिसाब से। तो उस लिहाज से इतने बड़े चेहरों के बावजूद अगर क्षत्रियों में नाराजगी हो जाती है तो ये बीजेपी के लिए बहुत चिंता की बात है और विचित्र स्थिति है कि अब इसके ज़्यादा और क्या किया जाएगा। इन नामों को अगर लेकर देखें तो करण भूषण सिंह कैसरगंज पहली बार जीते हैं, दूर दूर तक कोई संभावना नहीं कि इन्हें मंत्री बनाया जाएगा। देवेंद्र सिंह अकबरपुर कोई संभावना नहीं। कीर्तिवर्धन सिंह एक बैकग्राउंड वाले हैं, एक प्रोफाइल उनका है, लेकिन संभावना कम है मुझे कि इनको मंत्री के तौर पे बनाया जाएगा। इन नामों में आप देखें तो राजनाथ सिंह के अलावा कोई वैसा नाम नजर नहीं आ रहा है जिसको मंत्री बनाया जाएगा। यानी कोई अट्रैक्टिंग नाम नहीं है अगर राजपूतों की नाराजगी को दूर करना है। वैसा प्रोफाइल नहीं। अगर राजनाथ सिंह और योगी आदित्यनाथ राजपूतों की नाराजगी को दूर नहीं कर सकते तो फिर बाकी कौन कर देगा? अब देखिए, राजपूत की नाराजगी कैसे दूर होगी इसका भी ध्यान रखा जाएगा। अब सहयोगियों की भी बात कर लेते हैं, क्योंकि इस बार अपना दल ऐसे अनुप्रिया पटेल चुनकर आई हैं। इसके अलावा अगर आप बात करेंगे आरएलडी से तो 2 सांसद चुनकर आए हैं। और ये देखिए आपके सामने हमने रख भी दिया है अलायंस पार्टनर्स को। बिजनौर से चंदन चौहान आरएलडी के उम्मीदवार चुनाव जीते। बागपत से बात करेंगे तो राजकुमार सांगवान चुनाव जीते हैं, ये जाट चेहरा है। अनुप्रिया पटेल अपना दल ऐसे मिर्जापुर की सीट जीतने में कामयाब रह पाई। रॉबर्ट्सगंज की सीट हालांकि अनुप्रिया पटेल की पार्टी से उतरे उम्मीदवार हार गए। कुर्मी जाति से आती हैं, कुर्मियों का एक बड़ा फेस है, उन्हें साधने के लिए अलायंस काफी महत्वपूर्ण समझा जा रहा था। लेकिन इस बार जिस तरीके से वोट कुर्मी ने उत्तर प्रदेश में किया है, आप कह सकते हैं कि उन्हें साधने या फिर उनके वोट को अपने साथ इंटैक्ट करने के लिए ये भी एक बड़ा चेहरा हो सकती हैं जिन्हें इस मंत्रिमंडल में जगह मिल सकती है। देवेंद्र, अनुप्रिया पटेल में कोई संभावना है, मतलब ये संभावना नहीं है कि उनको नहीं बनाया जाएगा। वो तय मानिए लगभग कि अनुप्रिया पटेल मंत्री पद की शपथ लेंगी ही लेंगी और एमओएस के तौर पर ही लेंगी। इन दोनों नामों में से आरएलडी के जो 2 हैं, इनको बनाने के बजाय निश्चित तौर पर जयंत चौधरी खुद चाहेंगे कि उन्हें मंत्रिमंडल में जगह मिले और एक ही कोटा मिलना है उसमें, तो बहुत ज़्यादा संभावना इस बात की रहेगी कि जयंत चौधरी खुद मंत्रिमंडल में शामिल होना चाहेंगे बनिस्बत इसके कि अपने दल के किसी और व्यक्ति को दें। अगर राजकुमार सांगवान या चंदन चौहान में से किसी को वो आगे करते हैं तो फिर वो जयंत चौधरी की पॉलिटिक्स एकदम से अलग लेवल पे जाएगी। वो एकदम से ये लगेगा कि मतलब जिस बात को कहा जाता है ना कि परिवार से बाहर निकालने की जो कोशिश, उस कोशिश के तौर पे दिखाने की कोशिश की जाएंगे। लेकिन मुझे उसकी संभावना बहुत ही क्षीण नजर आ रही है। मंत्री पद होना बहुत बड़ी बात होती है, क्योंकि मंत्री बनते हैं तो आपका प्रोफाइल बड़ा होता है, फिर अपने लोगों के ज़्यादा से ज़्यादा काम करते हैं, पॉलिटिकली हैवी वेट बनते हैं। तो जयंत चौधरी खुद जरूर ये चाहेंगे, और जयंत बनेंगे तो जाट जो समीकरण है वो सधेगा। बिल्कुल बिल्कुल, और एक ही मिलना है तो वो अपने पास ही रखना चाहेंगे वो। देखिए, सहयोगियों की बात करें तो अनुप्रिया पटेल का तो मंत्री बनना लगभग तय है। जयंत चौधरी अब अपनी पार्टी से मंत्री बनते हैं या अपने किसी सांसद को मौका देते हैं, ये देखना वाकई में दिलचस्प हो जाएगा। दिलचस्प ये प्राची कि कल मुलाकात के बाद सोचो आपकी कैसे टाइट लिप रखा जा रहा है बीजेपी के द्वारा, कि आमतौर पे ये जो छोटी पार्टियां हैं ना बहुत ज़्यादा वोकल हो जाती हैं किसी बात में। उनके समर्थक बहुत आसानी से बताने लगते हैं कि हाँ नेताजी ये कह रहे थे, वो कह रहे थे। इस मुलाकात के बावजूद ये लोग भी कुछ नहीं बता रहे। अच्छा, कल की चर्चा भी बड़ी हुई जब जयंत चौधरी को मंच पर जगह नहीं मिली, विपक्ष ने खूब भुनाया उसे। हाँ, उस बात को बढ़ाया गया था जो सत्ता पक्ष की तरफ से था, जो हमें ये बताया गया कि किन वजहों से जो लोग मंच पे थे वो किन किन वजहों से थे,
जैसे कोई नेक्स्ट सीएम है, नेक्स्ट डिप्टी सीएम है। अनुप्रिया पटेल को लेकर खास तौर पे एक चर्चा हुई थी, तो अनुप्रिया पटेल को केंद्रीय मंत्री के तौर पे, एक तो महिलाओं पर से केंद्रीय मंत्री, इसलिए उनको वहाँ पे जगह दी गई थी। और बाकी जो सामने थे, ऐसा नहीं था कि वो किसी दर्शक दीर्घा में बैठाया गया था। बीजेपी शासित राज्यों के जितने मुख्यमंत्री थे वो सामने ही बैठे थे, इवन योगी आदित्यनाथ भी उधर ही बैठे थे। तो देखिए, अब जयंत चौधरी को लेकर हालांकि अखिलेश यादव और उनकी पार्टी कल से अटैकिंग मूड में है। एक मौका उन्हें मिला मंच को लेकर करना, लेकिन अखिलेश यादव इस पूरे चुनाव में हीरो साबित हुए हैं, ये कहना गलत नहीं होगा। अखिलेश यादव जो बीते 2 चुनावों से अपनी पार्टी का वोट शेयर नहीं बढ़ा पा रहे थे, ना सिर्फ उन्होंने वोट शेयर में दुगना इजाफा किया, बल्कि सीटों में आप कह सकते हैं 7 गुना का इजाफा अखिलेश यादव की तरफ से किया गया। 5 सीटें जीती थी और इस बार 37 सीटें जीती गई हैं अखिलेश यादव की तरफ से। अब इसमें पीडीए फैक्टर अगर आप देखेंगे, क्योंकि अखिलेश यादव ने पूरा का पूरा चुनाव अपने पीडीए फॉर्मूले पर लड़ा है। जब भी अखिलेश यादव से इन चुनावों में आपने बात करने की कोशिश की, वो अपने पीडीए की कैंपेनिंग करते हुए ज्यादा नजर आते थे। कई बार चुटकी ली जाती थी कि भाई इंडिया गठबंधन की बात कर रहे हैं आप या पीडीए की बात कर रहे हैं। लेकिन ये पीडीए कितना सक्सेसफुल हुआ, ऐसे समझिए 37 ओबीसी उम्मीदवार उतारे, 20 जीते, 54% स्ट्राइक रेट रहा। दलितों की बात करें तो 17 टिकट दिए, 8 जीते, 47% स्ट्राइक रेट रहा। मुसलमानों की बात करिए तो 4 टिकट दिए और चारों जीते हैं। 100% स्ट्राइक रेट मुसलमानों का रहा है। अखिलेश यादव अब आगे यहां से क्या उनकी भूमिका रहेगी, या अखिलेश यादव आगे क्या करेंगे, सबके जहन में यही सवाल है। इंडिया गठबंधन में भी दूसरे नंबर की पार्टी है अब अखिलेश यादव की। बिल्कुल, और पार्लियामेंट में आने के बाद वो ज्यादा मुखर रहेंगे और कोशिश ये होगी कि उनको कि पार्लियामेंट की अपनी राजनीति के सहारे असली नज़र जो उनकी रहती है, वो तो असली नज़र उत्तर प्रदेश की राजनीति है। तो 2027 के विधानसभा चुनाव के लिए निश्चित तौर पर वो अभी से लग जाएंगे, क्योंकि एक बड़ा टॉनिक उनको मिला है। और अखिलेश यादव को देखें इस चुनाव में तो सबसे मजबूत नेता के तौर पे इस लिहाज से दिखे कि उन्होंने अपने दम पर ये जीत दिलाई है। जितनी सीटें वो झटके हैं, और कांग्रेस पार्टी के खेमे में भी जो सीटें हैं वो उनके चलते ही आई हैं। और ये उनका फैसला था कि अमेठी और रायबरेली, इन दोनों सीटों से राहुल गांधी को किसी न किसी सीट से लड़ना चाहिए। दूसरी बात कि कांग्रेस पार्टी से जो उन्होंने गठबंधन किया था प्राची, आप सोचिए कि किस तरह की दूरदर्शिता थी उनकी इस मामले में, कि उन्होंने बाकायदा इस बात को बताया कि राष्ट्रीय स्तर पर माइनॉरिटीज़ या एंटी बीजेपी जो वोट है उसके लिए ऑप्शन कांग्रेस पार्टी है। तो अगर उत्तर प्रदेश में कांग्रेस पार्टी अलग रहती है, भले ही उसका जनाधार ना हो, लेकिन उस एंटी बीजेपी वोट, खासतौर पे हम समझ सकते हैं कि वो एंटी बीजेपी वोट माइनॉरिटी वोट के संदर्भ में है, उसके अंदर एक कंफ्यूजन हो सकता है। तो उस कंफ्यूजन को दूर करने के लिए कांग्रेस पार्टी को उन्होंने साथ रखा, इतनी सीटें दी और अपने भी इतनी सीटें झटके और कांग्रेस पार्टी को भी जीत दिलाई। अन्यथा कांग्रेस पार्टी का तो उत्तर प्रदेश में संगठन एकदम से मितप्राय था। अगर वाराणसी में कांग्रेस के कैंडिडेट को उतने सारे वोट आ जा रहे हैं, वो अपने आप में ये बता रहा है कि अखिलेश यादव की वो जो पॉलिसी थी वो बहुत काम कर गई। जो बीएसपी और सपा मिलकर नहीं कर पाए, वो यूपी के 2 लड़कों ने करके दिखाया है, जिस पर सभी कटाक्ष करते थे। यूपी के 2 लड़कों की पिक्चर को फ्लॉप बताया जाता था, शहजादे कहा जाता था, लेकिन यही यूपी के 2 लड़के अपनी पिक्चर को हिट कराने में कामयाब साबित हुए हैं। जाति वाइज आप देखेंगे तो देखिए, कुर्मी पटेल का जो साथ है वो अखिलेश यादव को मिला है, क्योंकि 10 कैंडिडेट उतारे थे, 7 जीत गए। कुशवाहा शाक्य सैनी वोटर्स ने भी अखिलेश यादव के लिए वोट किया है, 6 उतारे थे, 3 जीत गए। यादव फैमिली यानी कि अपने के पांचों उम्मीदवार फैमिली के वो जीत गए। यादव वोट बैंक इंटैक्ट रहा है। एमवाई समीकरण इस बार जबरदस्त तरीके से काम करता हुआ नजर आया है अखिलेश यादव के लिए। निषाद बिंद की बात करेंगे तो 3 उतारे थे, 2 जीत गए, जबकि संजय निषाद एनडीए के साथ हैं, लेकिन वो बहुत कोई सफलता हासिल कर पाए हो। अपने बेटे तक को संत कबीर नगर से नहीं जिता पाए संजय निषाद, तो अंदाजा लगा सकते हैं कि कैसे निषाद वोट बैंक ने अखिलेश यादव के लिए वोट किया है। जाटों की बात करेंगे, आरएलडी जरूर एनडीए के साथ आ गई, लेकिन बहुत डेंट हुआ अखिलेश यादव को, ऐसा कम से कम इन नतीजों को देखकर नहीं कहा जा सकता, क्योंकि 3 उतारे उम्मीदवार, 2 जीत गए। ब्राह्मण फेसेस की अगर आप बात करेंगे तो 4 उतारे, 1 जीता। ब्राह्मण सबसे ज्यादा एनडीए से जीत कर आए हैं, बीजेपी से जीत कर आए हैं। क्षत्रिय समाज की बात करेंगे तो 2 कैंडिडेट उतारे गए, दोनों ही जीते। भूमिहार की बात करेंगे तो 1, राजभर 1, लोधी समाज 1। अब इन जातियों की मैं बात करूं तो बीजेपी किसे अपना कोर वोटर समझती है? बीजेपी को किस जाति के लिहाज से सबसे ज्यादा नुकसान हुआ है जो अखिलेश की तरफ चले गए? इसमें जो बीजेपी के लिए कंसर्न अगर आप देखें तो यादव मुस्लिम में तो बीजेपी को कुछ देखना ही नहीं था, वो विंडो तो उनके लिए बंद ही रहता है उत्तर प्रदेश के संदर्भ में। कुर्मी, कुशवाहा, शाक्य सैनी, पटेल, निषाद बिंद, ये जो छोटी छोटी जातियां हैं और
6%, 4%, 3%, 1.5%, 2%। यूपी में बीजेपी ने इनको बहुत अच्छे तरीके से साधा था, चाहे 2014 चुनाव की बात कर लें, 17 की बात कर लें, 19 की बात कर लें, 22 की बात कर लें, हर एक चुनाव में उसे साधा था। इस बार उसको वहाँ से झटका लगा है और ये बड़ा झटका है कि उस तरह की इतने दिनों की आपकी मेहनत, आपकी रणनीति अगर वो काम नहीं कर रही है, और इस लिहाज से कि आरक्षण का जो नैरेटिव उन लोगों ने चलाया उसने एक तरह से फॉरवर्ड बैकवर्ड वाला मैसेज ज्यादा दे दिया था, जो कि बिहार में 2015 के विधानसभा चुनाव में बीजेपी को झेलना पड़ा था, वो इस बार लोकसभा चुनाव में यूपी में झेलना पड़ा है। और देखिए अब इसी समीकरणों को सेट करने की कोशिश की जाएगी। जो वोट बैंक अखिलेश के खाते में चला गया है वो वोट बैंक कैसे बीजेपी दोबारा हासिल करेगी और उसके लिए मोदी मंत्रिमंडल में किन चेहरों को जगह दी जाएगी, इस पर सभी की निगाहें बनी हुई हैं। शुक्रिया आपका देवेंद्र तमाम जानकारी हमें देने के लिए।